Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava wishing a pleasant good morning to you all. Today for class 8 science we will discuss your last topic of the chapter metals and non-metals, which will be displacement reaction and the last topic usage of metals and non-metals. Okay. तो आज हम लोग बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें बस लास्ट में इस चैप्टर के यूजेज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप लोग को ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो भी डेफिनेशन है वो आपको जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल इसको समझाते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको उनके रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। ठीक है, यानी उनकी रिएक्शन की क्षमता क्या होती है उस क्षमता के आधार पर उनको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। और रिएक्टिव सीरीज में हम देख सकते हैं, आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल उससे कम और कौन सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल के आधार पर ही हम लोग इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक मेटल ए मिला हुआ है, एक बार और डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ओके, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि यहाँ पे हम मान लीजिए कि मेटल ए, एक आपको मेटल है और दूसरा मेटल का एक साल्ट सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है। ठीक, तो जब दोनों ये दोनों रिएक्शन करेंगे, मेटल ए हमारा जो होगा वो आपको मोर रिएक्टिव होगा, मेटल ए मोर रिएक्टिव होगा, और मेटल बी जो है, मेटल बी जिसने साल्ट सॉल्यूशन बनाया हुआ है वो लेस रिएक्टिव है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो ये जो मेटल ए होगा इस मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन से मेटल बी को अलग हटा देगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और उस मेटल बी का जगह ये खुद ले लेता है। ठीक, तो फिर हमारा ये साल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब ये जो साल्ट सॉल्यूशन था वो मेटल बी के साथ था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो मेटल ए के साथ बनेगा। आई बात समझ में? और फिर मेटल बी जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हम इक्वेशन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है Fe, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, यानी आयरन को हम लोग मेटल ए मान लेते हैं और कॉपर सल्फेट में जो ये कॉपर है वो आपको मेटल बी है जिसने अपना साल्ट सॉल्यूशन बनाया हुआ है सल्फेट के साथ। ठीक, तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो Fe जो है आयरन, जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल था कॉपर से, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर का जगह खुद ले लिया। यानी अब ये प्रोडक्ट के रूप में आपको बन जाता है FeSO4, यानी आयरन सल्फेट और कॉपर जो होता है वो डिस्प्लेस होकर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो आपको एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, अब उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी Fe प्लस USO4 यानी कॉपर सल्फेट का एक हमारा साल्ट सॉल्यूशन था जिसका रिएक्शन हमने आयरन से कराया। तो आफ्टर रिएक्शन आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सल्फेट विलयन से। ठीक है, और इसने आयरन ने कॉपर का जगह लेकर के अपना साल्ट सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ मेटल्स का
ठीक है, और फिर कुछ नॉन मेटल्स का यूज हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको डिटेल से आप लोग पीडीएफ नोट्स में भी समझ सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मेटल्स जो होते हैं जनरली उनका इस्तेमाल, मेटल्स जो होते हैं वो मशीनरी बनाने के लिए, वाटर बॉयलर्स बनाने के लिए, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए इत्यादि चीज़ों में यूज किए जाते हैं। यानी बेसिकली मेटल्स का यूज हम लोग मशीनरी बनाने में करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेन के कोचेज होते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें कि नॉन मेटल्स किन चीज़ों में यूज होते हैं, तो नॉन मेटल्स जो होता है वो आपको, जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, ब्रीदिंग करने में करते हैं ऑक्सीजन का यूज, ठीक है। फिर जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स के रूप में कौन से यूज किए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोरीन जो होता है वो वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसमें आप लोगों को हर एक इंडिविजुअली जो भी मेटल्स होंगे और जिनका, जैसे हम लोग मशीनरी बनाने के लिए हम लोग आयरन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बर्तन बनाने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं। कोचेज जो होते हैं ट्रेन के, उनमें आयरन का बना हुआ होता है। वायर बनाने के लिए हम लोग कॉपर मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इस चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको नेम बाय नेम मेटल्स का, उनका मेटल्स और उनके यूज लिखे हुए रहेंगे, ठीक। और फिर नॉन मेटल और उनकी यूजेज, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रीदिंग के रूप में हम लोग यूज करते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में करते हैं खेतों में, ठीक है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यूजेज और यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समझते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक। उसके बाद से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है, कि केमिकली मेटल्स और नॉन मेटल कैसा बिहेव करते हैं। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल का, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। और फिर मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा और लास्ट में इसका यूज पढ़ा, मेटल और नॉन मेटल का यूज कहाँ किया जाता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।